क्योंकि इस वक्त वो अस्पताल के बेस्ट वीआईपी रूम में थी, जो पूरी तरह से एक होटल के कमरे की तरह लग रहा था। तब आस्था ने सोचा, लगता है भगवान जी ने हमें अपने पास बुला लिया है, इसलिए वो अपने स्वर्ग के दरवाजे के कमरे में हमारा इलाज कर रहे हैं। लेकिन कान्हा जी ने इतनी जल्दी हमें अपने पास क्यों बुला लिया? अब हम डॉक्टर कैसे बनेंगे? अपना सपना कैसे पूरा करेंगे? और अपनी नानी माँ का ख्याल कैसे रखेंगे? आस्था के मुंह पर अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि डॉक्टर बनने से पहले वो मरेगी नहीं। आस्था मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और सामने से अरमान सिंघानिया आता हुआ दिखाई दिया। वहां आए अरमान को देखकर आस्था की आंखें और बड़ी हो गई। वो घबराते हुए सोचने लगी, ये यहाँ? भगवान जी, क्या आपने मिस्टर राक्षस को भी अपने पास बुला लिया है? आस्था मन ही मन ये सोचते हुए अरमान को देखकर उल्टे सीधे मुंह बनाने लगी। अरमान सीधे वहां आया और उसके पास खड़े होकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्या तुम ठीक हो? आस्था गुस्से से अरमान की ओर देखकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कम से कम यहाँ हमारा पीछा छोड़ देते। उस दुनिया में क्या कम परेशान किया था आपने, जो अब यहाँ भी आ गए? अब आस्था ने जैसे ही अपनी मासूमियत में सारी बातें कही, अरमान हैरान हो गया और बड़बड़ाते हुए बोला, अब इस बेवकूफ को क्या हुआ है? अब ये कौन सी नई कहानी बना रही है? लेकिन इससे पहले कि अरमान कुछ कहता, पीछे से ध्रुव, आहान और सुमित वहां पहुंचे और ध्रुव आस्था की ओर देखकर खुश होकर बोला, आस्था भाभी, अब आप कैसी हैं? थैंक गॉड आपको होश आ गया। अब आप ठीक तो है ना? आस्था हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखने लगी। आस्था को कोई जवाब न देते हुए देखकर वो चारों हैरान थे। ध्रुव मासूमियत से सारी बातें बताने लगा। भाभी, आप जानती हैं, आप मॉल में बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम आपको हॉस्पिटल ले आए हैं। आई होप आप ठीक हो। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आस्था हैरान हो गई और कंफ्यूजन में कहने लगी, मतलब हम मरे नहीं हैं? अब जैसे ही आस्था ने इस तरह की बातें करना शुरू किया, ध्रुव, आहान और सुमित हैरानी से आंखें फाड़कर आस्था को घूरने लगे। अरमान ने मन ही मन कहा, ये बेवकूफ सिली गर्ल किस तरह की बातें कर रही है? इसके पास सच में अक्ल नहीं है या ये नाटक कर रही है? आहान और ध्रुव, जो अब तक खुद की हंसी पर कंट्रोल किए हुए थे, वो खिलखिलाकर हंसने लगे। वहीं सुमित घूर कर उन्हें देखने लगा और फिर आगे बढ़कर आस्था को समझाते हुए बोला, आस्था, आप इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। अब प्लीज आप हमें ये बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि सुमित अब आस्था को अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगा था, इसीलिए वो उसका नाम ले रहा था। वो उसे कभी कभी भाभी भी बुलाता था, लेकिन अब उसे एक बड़े भाई की तरह आस्था की फिक्र हो रही थी। अब आस्था ने सुमित का हाथ पकड़ लिया और खुशी से पूछने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भैया कि आपने हमें सच्चाई बता दी कि हम जिंदा हैं। अब जैसे ही आस्था ने एक बार फिर इस तरह की बातें कहीं, अरमान इरिटेट होने लगा, लेकिन ध्रुव और आहान की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरमान ने उन दोनों को घूर कर देखा और जल्दी ही दोनों ने हंसना बंद कर दिया। तब आस्था बोली, अब हम ठीक हैं। तब आस्था को याद आया कि वो तो चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए गई थी। उसने कपड़े बदल भी लिए थे और इस वक्त वो उन्हीं कपड़ों में थी। मेरे कपड़े? आस्था ने देखा हॉस्पिटल की चादर उसके ऊपर थी, जिसकी वजह से उसके कपड़े काफी कम दिख रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ मर्द मौजूद थे। ये ध्यान में आते ही उसने अपने आप को अच्छे से कवर करना शुरू कर दिया। वहीं अरमान, जो आस्था को ही अपना दुपट्टा आगे पीछे से खींचकर अपने कपड़ों को ठीक करने की कोशिश करते हुए देख रहा था। अरमान ने आस्था से अपनी नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव और आहान, तुम लोग बाहर जाओ और सुमित एक काम करो, इस आफत के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। अचानक से अरमान का आस्था को आफत कहते हुए देखकर पहले तो सुमित हैरान हो गया, फिर मन ही मन मुस्कुराने लगा।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।